एक सबसे बड़ा एलिगेशन जो होम्योपैथिक साइंस कहो या मेडिसिन कहो उसके ऊपर लगता है कि ये जो मेडिसिन होती है ये एक्चुअली कुछ काम ही नहीं करती, ये तो जस्ट एक प्लेसिबो है। व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? जैसे कि 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास। बच्ची थी 3 साल की। पेरेंट्स ने बोला कि जब बच्ची 6 महीने की थी तब से उसको पूरे बॉडी में एक्जिमेटस इरप्शंस है। आफ्टर 15 डेज पेरेंट्स वर सो हैप्पी। 40 to 50% कम लग रहा है। बहुत बार ऐसा भी सुनने मिलता है कि होम्योपैथी अच्छा तो है बट ये बहुत स्लो एक्ट है ना, कंपेयर टू एलोपैथी। आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर वो उतना ही स्पीडी है इन कंपेयर टू व्हाट एलोपैथी और अदर मेडिसिन वर्क्स। ये डिपेंड करता है कि वो उसकी पैथोलॉजी कैसी है। फर्स्ट ऐसी एक क्या चीज़ है जो डॉक्टर वानी को अक्रॉस ऑल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर अलग बनाती है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज कोई पेशेंट आता है तो हमेशा एक नई चीज़ सिखा के जाता है। कुछ डॉक्टर्स हैं वो फिजिकल और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं। कुछ डॉक्टर्स में ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम पर ज़्यादा करते हैं, जस्ट लाइक एलोपैथी। हाँ राइट। तो अगर दोनों का बैलेंस बना के चले तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप कभी बीमार हो जाते हो, इफ़ यू फील नॉट वेल, आप कौन से एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन? मैं ट्राई करती हूँ हमेशा होम्योपैथी लेने की, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं होम्योपैथी ले रही हूँ कोई प्रॉब्लम के लिए तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा ही करेगा। जिन डॉक्टर्स के पास मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती थी आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, आज भी मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ। वंडरफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट। आज कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई इंसान जब जवानी के पड़ाव में होता है ना तो अक्सर उसके दिमाग में कई सारे ख्याल होते हैं। एक तो भैया शादी करनी कि नहीं करनी, अगर शादी करनी है तो अरेंज मैरिज करनी है या लव मैरिज करनी है। ऐसा ही एक कन्फ्यूजन हम सबकी लाइफ में होता है जब हम बीमार पड़ते हैं कि भाई क्या करें, एलोपैथिक दवाई ले ले या होम्योपैथिक डॉक्टर को मिले या कोई और होम रेमेडीज़ की ट्राई करें। देखिए, हर एक साइंस, हर एक पैथी के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं, बट हमें समझना हर एक साइंस को अच्छे से होता है। आज हम बात करने वाले स्टूडियो में डॉक्टर वानी से होम्योपैथिक के बारे में। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि होम्योपैथी होता क्या है। उसको लेके कई तरीके के हमारे डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, कब एग्जैक्टली ये हमारी लाइफ में ज़रूरी है या इसके पीछे के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, सब कुछ आज बात करेंगे। कई तरीके के हमारे जो डाउट्स है उसको आज सॉल्व करेंगे। सो डॉक्टर वानी के बारे में अगर बताऊं तो शी इज़ वेरी मच एक्सपर्ट इन दिस डोमेन। काफ़ी सालों से वो होम्यो प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं। एक कॉलेज के अंदर वो एज एन HOD प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाते भी है, और अहमदाबाद और गांधीनगर के अंदर वो अपना क्लिनिक है और वहाँ पे वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज स्टूडियो में उनसे यही बातें करेंगे कि एग्जैक्टली साइंस के बारे में लोगों को समझाए, जितना हो सके उतना सिंपल। सो आपको आज के पॉडकास्ट के बाद इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि अगर मैं बीमार हूँ तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, और साथ में अगर मैं बीमार ही ना हो उसके लिए भी मुझे क्या करना है, वो भी हम डॉक्टर वानी से जानेंगे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। चलिए उनसे बातें करते हैं। वेलकम टू द एसेंस पॉडकास्ट वानी जी। हेलो मयूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। Are you excited for today? वेरी एक्साइटेड। और मुझे आपका इंट्रोडक्शन का जो बात आपने बोला बहुत अच्छी लगी, कि जैसे बोले ना कि शादी करनी है नहीं करनी है, अगर कोई डिजीज़ है तो भाई होम्योपैथी लेनी है कि एलोपैथी के पास जाना है कि आयुर्वेदिक करना है, कि मेडिसिन लेनी भी है कि नहीं लेनी, कि 1-2 दिन बोलते हैं ना पेरेंट्स की छोड़ दो उसको अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूजन्स बहुत रहते हैं लोगों को। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग यहाँ आज बैठे हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। आई होप कि ऑडियंस को, जो व्यूअर्स है उन लोग को थोड़ा क्लैरिटी मिले इस चीज़ में। बिल्कुल, एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कब मुझे कौन से रास्ते जाना है। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है वानी जी की, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे घर में सब कोई डॉक्टर है ना, बिना डिग्री के। तो हर कोई एडवाइस देता रहता है। वही शादी में भी होता है, दोस्तों की अलग एडवाइस है, फैमिली की अलग एडवाइस है ना, तो वहाँ भी कंफ्यूजन है। राइट। बट एटलीस्ट यहाँ आज हमारे साथ आप एज एन एक्सपर्ट हो तो बहुत सारी बातें करेंगे। होप इट विल बी अ वेरी फन सेशन फॉर बोथ ऑफ अस। श्योर। सो डॉक्टर वानी शुरू करते हैं जी। बट बिफोर वी गेट इनटू अबाउट होम्योपैथी और उसको हम डिटेल में समझे, थोड़ा आपके बारे में जानना चाहेंगे। सो आपका चाइल्डहुड कैसा था,
आप कहाँ पैदा हुए, कैसी रही आपकी वो चाइल्डहुड, कुछ मेमोरीज हो आप हमें बताइए। उसके बाद फिर कॉलेज लाइफ और इवेंचुअली फिर आप होम्योपैथिक डॉक्टर बने। शुरुआत चाइल्डहुड से करते, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिंपल था, जैसे ही एक स्मॉल टाउन मिडिल क्लास घर में जो रहता है, बस उसी तरीके से एक सिंपल सा बोल सकते हैं मेरा लाइफ रहा है। घर में एक बड़े भैया थे और मैं और मम्मी पापा, तो बहुत एक बोले ना एक जो स्मॉल हैप्पी फैमिली, उस तरीके का भाई childhood आपसे रहा है। बड़े हैं? हाँ जी, भाई बड़े हैं। ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, उन्होंने भी फिजियोथेरेपी किया है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भाई वो मेडिकल मेडिकल बैकग्राउंड और बैकग्राउंड, हाँ, यस। बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो था कि भाई चलो पढ़ाई में मेहनत करनी है, आगे जाके डॉक्टर बनना है। बिल्कुल। सो ये जो कहते हैं कि भाई लोग पहले ही सोच लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, आगे जाके सही में होता है या बस कहने की बात है? हो होता जाता है है। बचपन में ऐसा ड्रीम होता है, क्योंकि अक्सर पूछते तो बेटा बोल देता है हाँ मैं तो डॉक्टर बनूंगा, है ना? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो हम लोग का ही वो रहता है कि हम लोग को इतना पता नहीं रहता कि बहुत सारी आगे क्या फील्ड है, कौन कौन से चीज़ें आप स्टडी कर सकते हो। हालांकि आज के ज़माने में देखें तो बहुत चीज़ अलग है। जब हम लोग जी। छोटे थे, जब इंटरनेट का इतना एक्सपोजर नहीं था, तो हम बिल्कुल। लोग को बस वही पता था कि या तो तुम इंजीनियर बनो या तो तुम डॉक्टर बनो। जी। वो बोलते हैं ना कि अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तो साइंस पढ़ लो, और अगर कम मार्क्स आए हैं तो कॉमर्स कर लो या आर्ट्स कर लो। आर्ट्स कर लो, ठीक जी। है। तो उस टाइम पे वो था कि एक बस वही था, किसी को भी पूछो तो कि या तो डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, क्या जी। करना है। सो बट मेरा ये था कि आई वॉज नेवर श्योर अबाउट एनीथिंग कि भाई मेरे को क्या करना है आगे जाके करियर में। बट ये था, मुझे बायोलॉजी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट था। ओके। तो मैंने सोचा कि चलो 12th में साइंस ले लेते हैं, तो बायोलॉजी पढ़ने को मिलेगा, फिर देखा जाएगा क्या करना है। तो उस तरीके से साइंस लिया था पढ़ाई में। बिफोर वी गो टू योर स्टडीज, आप बचपन में क्या एक शाई किड थे या बड़े मस्तीखोर थे? या भाई आपने बताया बड़े भाई तो उनसे मस्ती झगड़े हुआ करते थे? मस्ती झगड़े होते थे, बट आई वॉज अ लिटिल शाई। Okay. मैं इंट्रोवर्ट ज़्यादा थी, इतने मेरे फ्रेंड्स नहीं थे कि चलो बहुत जैसे बच्चों का रहता है कि स्कूल ख़त्म कर दिया और अब बस खेलने चले गए, ठीक है। तो मेरा बहुत ये था कि मैं रीडिंग बहुत करती थी, मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो बस स्कूल से आकर अपना खाने पीने सब रूटीन निपटा के फिर वो बुक लेकर बैठ जाती थी मैं। अच्छा। तो मुझे स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और माइथोलॉजी मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं महाभारत हो गया, रामायण हो गए, कृष्णा की स्टोरीज हो गई, वो सब मैं बहुत पढ़ती थी जब छोटी थी तब। जी। सो बस यही था। फ्रेंड्स बहुत लिमिटेड थे मेरे उस टाइम पर। और पढ़ाई में कैसे थे? प्राइमरी एजुकेशन तक बड़ा एवरेज किड या बड़े पहले से एग्जाम के जैसे हमारे जैसे लोग जो एग्जाम के लास्ट मोमेंट पढ़ने वाले हैं ना, तो आप कैसे थे? ऐसा बोल सकते थे हैं कि प्राइमरी तक आई वाज वेरी गुड स्टूडेंट। फिर जैसे जैसे लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, फिर ऐसा था कि 10th के बाद बस ऐसा हो गया था 12th में तो मुझे कि भाई मुश्किल से बस पास हो जाए कुछ भी करके ऐसा। तो वो टाइप का सिचुएशन था 12th में तो। और फिर एक टाइम आया था जब मुझे सिलेक्ट करना था कि भाई अभी क्या करना है आगे। सो आई हैड 2 ऑप्शंस। एक तो मैं या तो मैं होम्योपैथी में चली जाऊँ, या तो फिर मैं कुछ और बीएससी कर लूँ, या बायोटेक्नोलॉजी का मैं सोच रही थी। और उस टाइम भी मैं और मेरे पापा डिस्कस कर रहे थे, तो हमने यही सोचा कि भाई जो बायोटेक्नोलॉजी में उस टाइम पर मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े थे कि आगे का फ्यूचर ऐसा है कि तुम जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हो अपने बेबीज़ में, कोई डिजीज़ आने वाले है तो उसको तुम रोक सकते हो। या मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ा था न्यूज़पेपर में कि इन फ्यूचर यू वुड बी एबल टू डिज़ाइन योर किड, कि मुझे ये आई कलर चाहिए अपने बच्चे में, मुझे ये स्किन टोन चाहिए। तो मैं बहुत वो फैसिनेटेड लगा था मुझे कि भाई मतलब इट्स समथिंग वेरी न्यू। तो मुझे लगा कि अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में कुछ आगे पढ़ती हूँ या कुछ करती हूँ तो ऐसा इंटरेस्टिंग रहेगा। बट फिर मैंने सोचा कि जो वो आर्टिकल में एंड में लिखा था कि वेदर इज़ इट अ गुड change or not, because you are somewhere you are going against nature, right? कि तुम एक भगवान से, जिसको भगवान बोलो या फिर नेचर बोलो, उससे तुम आगे बढ़कर तुम कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो whether it is right or not। और फिर मुझे अंदर से लगा कि no, somehow it's not right, ठीक है ना। फिर मैंने सोचा कि and I somehow
गेट एडमिशन इन होम्योपैथी। हाँ, तो इनिशियली कोई रिग्रेट ऐसा कुछ था कि नो, क्योंकि एक मैडनेस तो है हमारे एमबीबीएस को लेके, सब में होती है, एक पूरी रैट रेस है उसके पीछे, हम नीट वगैरह आज देखते ही है कितने सारे कैंडिडेट, बट इवेंचुअली व्हेन यू नो गेट इनटू एडमिशन इनटू होम्योपैथिक, कैसा था वो शुरुआती अनुभव, कैसा था? नहीं, इट वाज वेरी गुड। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तब सारे टीचर्स के पास से हम लोग सुनते थे कि इस केसेस में हम होम्योपैथी यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ों में बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलता है। डॉक्टर्स आते थे लेक्चर्स लेने के लिए, वो लोग अपना बोलते थे कि ये डिसऑर्डर ऐसा था, अपने पेशेंट का स्टोरी शेयर कर दिया कि इस पेशेंट को ऐसा था, दवाई के बाद ठीक हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि नहीं, जहाँ पर है वो बहुत अच्छी जगह पर है। और वैसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक़ था, तो फर्स्ट ईयर से मैंने अलग अलग जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स की बुक्स रहती थी वो पढ़ना शुरू किया। तो मुझे लगा था कि नहीं, वो अंदर से सेटिस्फेक्शन था कि नहीं, अपने जहाँ पर है वो एक राइट जगह पर है ऐसा। सो और कॉलेज लाइफ तो जैसे रहती है सबकी मस्ती वाली, बंक मार लिया, मस्ती कर ली, हॉस्टल में रहते थे हम लोग। अच्छा। तो बड़ा सा फ्रेंड्स का ग्रुप था। कहाँ था आपका कॉलेज? होम्योपैथी कॉलेज अहमदाबाद में ही है। अच्छा। तो मैंने अपना यूजी भी अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया, फिर 1 साल का गैप लिया मैंने, उसमें मैंने हॉस्पिटल में जॉब किया। फिर लगा कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में मास्टर्स करना है, तो फिर मैंने सीम कॉलेज से वापस 3 साल का मास्टर्स किया। हाँ, वंडरफुल। और करंटली या मे बी इन पास्ट आपने प्रैक्टिसिंग भी कर रहे थे, आप कॉलेज के अंदर पढ़ा रहे थे होम्योपैथी को लेके? राइट। फिर मैंने पीजी कंप्लीट किया तो सेम कॉलेज में मैंने पढ़ाना भी शुरू किया था। मैं वहाँ की ओपीडी भी देखती थी। फिर मैं गांधीनगर शिफ्ट हुई, तो गांधीनगर की होम्योपैथी कॉलेज में अभी मैं पढ़ाती हूँ। वहाँ भी मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ वही है कि मुझे लगता है कि जो फर्स्ट सेकंड ईयर में हमने सुना था हमारे प्रोफेसर्स के पास इंस्पायरिंग स्टोरीज़ केसेस की, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक अच्छा मौका है कि जो आने वाले जो न्यू होम्योपैथ्स हैं उसको भी हम सिखा सके, उनको भी वो इंस्पायर कर सके कि नहीं, यू गो एंड प्रैक्टिस होम्योपैथी। इनफैक्ट ये भी तो होता है, जब आप पढ़ाते हो तो आपकी अपनी नॉलेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाती है ना? वही वो बोलते हैं ना कि अगर आपको 1 घंटे का लेक्चर प्रिपेयर करना है तो आपको 3 घंटा उसके लिए वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ, सो वही है कि तुम न्यू माइंड के साथ तुम्हारा कन्वर्सेशन भी होता रहता है। आजकल के यूथ की क्या प्रॉब्लम्स है वो भी तुमको समझ में आती है। तुम कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, तुम कहीं ना कहीं उनको वो भी शेयर कर सकते हो कि कहाँ तुमको प्रॉब्लम आई थी इनिशियल ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस में, कहाँ तुम अटके थे, कहाँ तुमको ऐसा लगा था कि इट्स नॉट वर्किंग। ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें तुमको दिक्कत हुई थी वो भी आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। हाँ। सो डॉक्टर वानी, होम्योपैथी राइट, इस पे बहुत बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इन जनरल मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे कि हम जब जंगल या एनिमल किंगडम को देखते हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत कम सुना है, या शायद होगा पर मेरे नॉलेज में नहीं है, कि मैंने सुना हो किसी हाथी को कोल्ड हो गया, किसी शेर को खांसी हो गई, या किसी खरगोश को थायराइड हो गया। ये हमने नहीं सुना है, इतना कॉमनली तो नहीं सुना है। ह्यूमन बीइंग कहने को इतना इंटेलिजेंट स्पीसीज है, लेकिन इतनी सारी बीमारियां हमारे साथ है क्यों? Why this much of disease where we live in? और वो एक तरीके से सफरिंग ही है अगर ह्यूमन की देखे तो, कुछ टाइम के लिए हो या वो कोई क्रॉनिकली लॉन्ग पीरियड के लिए हो, बट एट फर्स्ट प्लेस why there are so many disease around us? देखिए, एक 4th ईयर में MBBS हो या अपना जो होम्योपैथी हो, राइट, तो उसमें 4th ईयर में एक सब्जेक्ट आता है दैट इज़ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। तो वो पूरा सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ाते हैं कि डिजीज़ क्यों होता है, स्पेसिफिकली जो कॉन्टामिनेटेड डिजीज़ है, मतलब कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं, ठीक है, वो क्यों स्प्रेड होते हैं, किस तरीके से स्प्रेड होते हैं। तो अगर उसका मैं रेफरेंस लेके आपको अगर बताऊँ तो ऐसा बोलते हैं कि कोई भी डिजीज़ का एक ट्रायड रहता है। तो एक हो गया होस्ट, वो ट्रायड का एक पार्ट हो गया होस्ट मतलब कि ह्यूमन, जिस इंसान को तकलीफ हो रही है वो, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज ऑर्गेनिज्म, कि वो उसमें बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, फंगस आ गया, ठीक है, वो सारी चीज़। और थर्ड पार्ट इज एनवायरनमेंट, कि वो एनवायरनमेंट है जो एक होस्ट को और एक ऑर्गेनिज्म को साथ लाता है। ठीक है, मान लो कि अपने बोले कि इंडिया में फंगल इन्फेक्शन बहुत इजीली स्प्रेड होगा, क्यों? क्योंकि इंडिया में गर्मी भी है
बारिश भी है, तो ये मौसम है वो बहुत अच्छा है जी। हाँ फंगस को ग्रोथ करने के लिए। तो जब भी हम एलोपैथिक साइंस की बात करें तो वो लोग ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट पे बहुत फोकस करेंगे कि मान अच्छा। लो कि किसी को फॉर एग्जांपल यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, जी। जिसको यूटीआई बोलते हैं, ठीक है। जी। मतलब कि जब भी आप यूरिन पास करते हो, वॉशरूम जाते हो, तो आपको जलन होती है, राइट। बर्निंग होती है, रेडनेस हो जाती है, ठीक है, कभी कभी उसमें खून भी निकलता है। तो जी। ये हो गए कॉमन लक्षण यूटीआई के। अभी एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास आप जाओगे तो वो सजेस्ट करेंगे कि आपका यूरिन का हम टेस्ट करते हैं, और वो टेस्ट में दिखाते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। जी। तो फिर वो चेक करते हैं कि उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन से बैक्टीरिया है यूरिन में। इट मीन्स कि वो बोलते हैं कि आपको ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग गया है, जी। और वो बैक्टीरिया को मारने के लिए वो एक एंटीबायोटिक देंगे। पेशेंट थोड़े दिन के लिए वो एंटीबायोटिक का कोर्स करेगा और फिर उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक लुकआउट रहता है एक एलोपैथिक फिजिशियन के लिए। अगर वो पेशेंट एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास आता है तो हम लोग वो ऑर्गेनिज्म पर ऑफ कोर्स फोकस करते हैं, बट हमारा मेन फोकस रहता है वो ट्रायड का फर्स्ट पार्ट, दैट इज ह्यूमन पार्ट, ठीक है। कि ये इंसान को यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो हम पहले फाइंड आउट करते हैं कि उनको यूरिन इन्फेक्शन क्यों हुआ है, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने बोला कि जैसे हमारा इंडियन कंट्री है तो हम लोग अभी चारों तरफ फंगस से घिरे हुए हैं जी। हमारे आसपास ट्यूबरकुलोसिस के भी बैक्टीरिया रहेंगे, जी। लेकिन हम सबको वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगा। जी। या फिर मैं बहुत आपको एकदम सिंपल एग्जांपल दूं कि मान लो कि दो दोस्त बाहर खाना खाने गए हैं, ठीक है। एक दोस्त को शायद ऐसा हो कि दूसरे दिन वो खाने की वजह से पेट दर्द हो या डायरिया हो जाए, लेकिन दूसरे दोस्त को कुछ नहीं होता। या तो फिर हम लोग बारिश में भीगे और दूसरे दिन हम लोग को सर्दी हो गई, लेकिन वो सबके केस में नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो है कि इन्फेक्शन जो बाहर ऑलरेडी स्प्रेड है, ऑर्गेनिज्म से हम डेली बेसिस पर कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है दैट इज ह्यूमन पार्ट, कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी इतनी कम हुई है कि हमको वो इन्फेक्शन हमारे शरीर में इतना ग्रोथ हो गया वो बैक्टीरिया का, और फिर हमको सिम्टम्स आना शुरू जो मेरा सवाल था ना डॉक्टर वानी कि ह्यूमंस में ही ज्यादा क्यों, एनवायरनमेंट जो है आपने बोला और एक होस्ट है, राइट, आपने तीनों चीजें बताई, पर ह्यूमन में हम देखते ज्यादातर बहुत बीमारियां है, उसके पीछे का क्या रीजन लग रहा है? हमारा लाइफस्टाइल है या हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो है? बट वी सी देयर आर लॉट ऑफ डिसीज, राइट। सो हम किसी एक चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते, ये बहुत होलिस्टिक अप्रोच रहता है जी। मान लो कि अगर आप पूछो कि कोई भी इंसान में कोई भी डिजीज होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले आता है उसका जेनेटिक फैक्टर, कि उसके काफ़ी नहीं पेशेंट बोलते कि मुझे एलर्जीज की प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मेरे पापा को भी थी, ये प्रॉब्लम मेरे दादा को भी थी, ठीक है। तो एक ऑफ कोर्स हो गया जेनेटिक कंपोनेंट आपका, कि आपके जेनेटिक्स में क्या पड़ा है जी। लेकिन एक मैं बहुत अच्छे एग्जाम्पल से इसको समझाना चाहती हूँ कि लोग बोलते हैं कि जेनेटिक्स जो है वो बीज जैसे है। आपको अगर कोई पौधा उगाना है तो आपको पहले तो ज़मीन में वो बीज बोना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको चाहिए कि आप उसमें पानी डालो, खाद डालो, अच्छा, उसको नर्चर करो, फिर ही वो प्लांट होगा। तो वैसे जेनेटिक है वो बीज का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप कैसा खाना खाते हो, आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, आपने कोई प्रॉब्लम के लिए ऑलरेडी ऐसी कोई एलोपैथिक मेडिसिन या ऐसा कुछ लिया है जो आपके बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट कर रहा है, जब ये सारी चीजें इकट्ठा होती है तो फिर किसी तो वो जो जेनेटिक इफेक्ट है वो ज्यादा एग्रीवेट हो जाएगी, राइट। सो जेनेटिक्स कहीं ना कहीं हम सब में कुछ ना कुछ डिजीज के हैं ही, ठीक है। लेकिन हम खराब लाइफस्टाइल या हम ज्यादा स्ट्रेस लेकर उस चीज़ को बढ़ा देते हैं। इवन चाइल्डहुड ट्रॉमास, जब हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं किसी भी पेशेंट को, तो हम उसके चाइल्डहुड के ट्रॉमास, उसके जीवन के स्ट्रेस फैक्टर जो उस पे मैं आऊँगा डिटेल में, आपसे समझूंगा कि क्या आपका एंटायर अप्रोच रहता है। बट बिफोर दैट, जैसे आपने बहुत सही कहा, मैंने भी कहीं सुना था कि जो हमारे जेनेटिक्स है ना, इट्स लाइक अ गन, बट जो ट्रिगर है ना वो आपका लाइफस्टाइल है। तो अगर बंदूक ऐसे ही अलमारी में पड़ी है तो प्रॉब्लम नहीं है, जब ट्रिगर लगेगा तो प्रॉब्लम करेगी। सही बात है। राइट। सो डॉक्टर वानी, अब बात करते होम्योपैथी पे। सो फर्स्टली, व्हाट इज द मीन बाय होम्योपैथी? ये वर्ड से ही समझते हैं, फिर हम केवेलियम होम्योपैथिक क्लिनिक पे बात करेंगे और कई तरीके के इसके लेके जो सवाल है उस पे आएंगे। बट पहले ऑन अ ब्रॉड वे, होम्योपैथिक साइंस होता क्या है?
सी होम्योपैथी के बारे में आपको मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगी कि ऑलमोस्ट 200 साल से भी पहले डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन ने इस साइंस को डिस्कवर किया था। ओके। डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। जी। उनके जो अर्ली इयर्स थे प्रैक्टिस के, तभी उन्होंने देखा कि ये सारी जो मेडिसिन है वो फ़ायदा तो करती है पेशेंट को, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी इतना ही करती है। True. सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड इन हिज अर्ली प्रैक्टिस। फिर उन्होंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, उन्होंने बहुत सारे स्टडीज़ पढ़े, और उनके बाद उन्होंने ये होम्योपैथी डिस्कवर किया। होम्योपैथी का वर्ड मीनिंग होता है लाइक क्योर्स लाइक, मतलब कि जो चीज़ें जो चीज़ों में आता है वो औषधि हो गई, वो प्लांट बेस्ड मेडिसिन रहती है, मिनरल्स से भी बनती है, कुछ प्रकार के एनिमल्स के मिल्क में से भी मेडिसिन बनती है। जी। तो जो भी सब्सटेंस है वो अगर जो कोई लक्षण पैदा कर सकता है तो वही लक्षणों को, वही सिम्टम्स को वो ठीक भी कर सकता है। अच्छा। तो इस रूल के बेसिस पर होम्योपैथी का पूरा मतलब वही वाला फॉर्मूला हो गया कि भाई हम मारेंगे भी, हम बचाएंगे भी, बचाएंगे भी। हाँ। जी। सही है। तो उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्लांट के जूसेस, प्लांट के एक्सट्रैक्ट को स्टडी किया और फिर देखा कि इस चीज़ों में ये मेडिसिन ज़्यादा काम करती है। पूरा उन्होंने रिसर्च फिर उनके ऊपर स्टार्ट किए और फिर उन्होंने होम्योपैथी का डिस्कवर पूरा किया। डिस्कवरी। सो होम्योपैथी में क्योंकि एज अ लेमैन हम अगर देखें ना, तो हमें तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है ना, वो जो शुगर कोटेड, वो सब सेम ही लगती है, तो एज सच कोई डिफरेंस नहीं लगता। कुछ लोग वो बोलते हैं साबूदाना की गोलियां है, किसी बच्चे को लगेगा ये मीठी गोलियां है ना, कैंडी टाइप। बट द पॉइंट इज कि कौन कौन सी बीमारियों में होम्योपैथी का यूज होता है, और ये जो शुगर कोटेड छोटी छोटी दवाई है, क्या सब अलग अलग होती है या सेम ही होती है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ये कंफ्यूजन ऑलमोस्ट सबको ही रहता है। बिल्कुल। कि ये बहुत सिमिलर दिखती है। कुछ लोग पेशेंट मुझे बोलते हैं इतनी छोटी गोलियों से क्या हो जाएगा मैडम, ठीक है। तो वो जो स्मॉल पिल्स जो रहती हैं, ठीक है ना, वो बनती है दूध की शुगर में से, ठीक है। तो वो शुगर पिल्स ही हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर हम एक्सट्रैक्ट डालते हैं कोई भी प्लांट्स का, या जो मेडिसिन है हमारी, वो जो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहती है तो वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसको हम शुगर पिल्स के ऊपर डालते हैं, तो उसके रंग रूप में कोई फ़र्क नहीं रहता, बट वो मेडिसिन अलग अलग रहती हैं। तो पेशेंट को हमेशा ये लगता है कि मेडिसिन सेम है, बट वो दिखती सेम है। उसके ऊपर हमने जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड डाला हुआ होता है वो मेन एक्सट्रैक्ट रहता है मेडिसिन का। बिल्कुल। तो ये एक बात हो गई। दूसरा आप मुझे पूछ रहे थे कि होम्योपैथी कौन कौन सी बीमारियों में यूज। तो मैं आपको ऐसा बोल सकती हूँ कि ओपीडी लेवल पर की सारी बीमारियों में आप होम्योपैथी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। तो मान लो कि पहले हो गया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। मैं सबसे पहले लाइफस्टाइल डिसऑर्डर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका एलोपैथिक साइंस में इतना कोई खास सॉल्यूशन है नहीं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जैसे कि हो गया डायबिटीज मेलाइटस, जैसे हो गया किडनी के कोई इश्यूज, आर्थराइटिस हो गया, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो गए, हाई कोलेस्ट्रॉल जो आजकल सबको ही रहता है, फैटी लीवर जो हर किसी के सोनोग्राफी में दिखता है आजकल, राइट। सो वो सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उसके लिए आप श्योरली होम्योपैथी ले सकते हो। फिर हार्मोनल इश्यूज आ गए, तो आजकल की हर फीमेल में कुछ ना कुछ आपको हार्मोनल इश्यूज देखने को मिलेंगे। PCOS हो गया, थायराइड इश्यूज हो गया, इनफर्टिलिटी हो गई। फीमेल को अगर आप पूछो शांति से तो बोलेंगे कि या तो बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज मेंसेस फ्लो हो रहा है, कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत कम हो रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ों में होम्योपैथी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। पीडियाट्रिक केसेस हो गए, बच्चों के केसेस, बच्चों को बार बार सर्दी खांसी हो जाना, बच्चों में कोई डाइजेशन का इश्यूज होना, नींद का इश्यू होना, तो बच्चों के सारे केसेस में भी बहुत अच्छे से काम करता है। ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। ऐसी कोई भी बीमारी जिसमें कहीं ना कहीं स्पेशलिस्ट जो हैं वो कोई डायग्नोसिस पर नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे केसेस में भी आप होम्योपैथी ले सकते हो। जनरली लोगों का ये मानना होता है कि मतलब जो एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग है कि होम्योपैथी अगर आपको सिर्फ सर्दी खांसी या कुछ छोटा मोटा बुखार है तो आप मिलो, क्लिनिक पे जाओ और वो दवाई दे देंगे। बट जैसे आपने बताया कि वेदर इट्स लाइफस्टाइल डिजीज या वो ऑटो इम्यून कंडीशन है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, हर जगह पे होम्योपैथी वर्क करता है। ट्रू राइट। जो वाइटलिटी ही रीज़न है अच्छी हेल्दी बॉडी के लिए, ठीक है। तो हम मेडिसिन से हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको ठीक करते हैं। जो ओवर स्ट्रेस या ओवर एंग्जाइटी या ओवर फियर्स की वजह से जो फिजिकल बॉडी पर नुकसान हुआ है
उसको वो ठीक उसको करता भी ठीक करता है, राइट। और ओवरऑल पेशेंट की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है जी। ठीक। सी बैक्टीरिया और वायरस को किल तो करेंगे हमारे ही बॉडी के अंदर आए हुए सेल, ठीक है, जी। हमारे ही बी सेल बोलते हैं इम्यूनिटी के, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जी। एक रहता है टी सेल, ठीक है, सेल। उसमें भी एक सब टाइप है किलर टी सेल, उसका नाम ही है किलर टी सेल, कि वो किल कर देता है बैक्टीरिया वायरस को। जी। तो आइडियली हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, हमारी ही इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है ही कि वो बैक्टीरिया वायरस फंगल को ठीक कर दे। बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमारी वाइटलिटी बहुत कम हो गई है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो गई है और हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ से। तो होम्योपैथी का काम यहाँ आता है कि हम उस वाइटलिटी को इम्प्रूव करें, हम वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, और जिससे वो पेशेंट खुद से ही वो बैक्टीरिया वायरस को ठीक कर सके। डॉक्टर वानी, एक चीज इसमें से समझ आ रही है कि जो अप्रोच है, जैसे आपने एलोपैथी के बारे में बात करी कि उनका हमने बताया कि वो पहले तो अच्छे से चीज़ों को समझते नहीं है बहुत, या तो इनिशियल फटाफट टेस्टिंग होगी या दवाई दी जाएगी। एक चीज़ और भी एलोपैथिक साइंस के बारे में हमेशा ऑन अ नेगेटिव साइड देखी जाती है कि ये सिर्फ बीमारी के जो सिम्टम्स है उसको सप्रेस करते हैं, वो बीमारी के रूट तक नहीं जाते, उसको डिटेल में समझते नहीं है। और जैसे आपने बताया वाइटलिटी है या उसके पीछे के क्या कारण रहे हैं या उसके आपके फैमिली हिस्ट्री में वो रहा कि नहीं। तो आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के में अंदर हम देखें अगर ओवरऑल माइंडसेट, तो लोग एलोपैथी पसंद करते हैं क्योंकि वो क्विकली एकदम रिजल्ट दे देता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि रूट पे काम करना इज हाउ मच इम्पोर्टेंट रादर देन जस्ट सप्रेसिंग द सिम्टम? सब जो सिस्टम होती है उसकी कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होती है, उसके कुछ अच्छे पार्ट भी रहते हैं। एलोपैथिक पार्ट का मैं अगर बोलूँ तो बहुत अच्छी पार्ट है कि वो, जैसे आपने बोला, वो क्विक रिजॉल्व करेगा और वो सिम्टम पर काम करेगा। आज मान लो कि किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, उसको बहुत सारा खून निकल गया है, तो हम उसको आईसीयू में ले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको अभी क्विक हमको फिक्स करना है, क्रिटिकल केयर की जरूरत है। तो जहाँ क्रिटिकल केयर की पार्ट की बात आती है या तो फिर जहाँ प्योरली सर्जिकल बात आती है, वहाँ एलोपैथी का रोल बहुत अच्छा है। बट अगर हम बात करें ओपीडी लेवल पर कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हो गई जो आगे चलकर बड़ा रूप लेने वाली है, उसको अगर आप स्टार्टिंग से ही रूट कॉज से ठीक कर दो तो क्या होगा कि वो डिजीज आगे जाके बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन अ वे तुम होम्योपैथी लेकर वो चीज़ को ठीक भी कर रहे हो और तुम उस बॉडी को इतनी स्ट्रांग भी बना रहे हो कि आगे जाके जो डिजीजेस उसको शायद होने वाले हैं बिकॉज ऑफ हिज जेनेटिक्स, बिकॉज ऑफ हिज लाइफस्टाइल, उसको आप कहीं ना कहीं उसको ठीक कर पाओ। सो एक तरीके से वो प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन मिल रहा है पर आपकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। मुझे केस याद आ रहा है इस बात पर कि जैसे एक स्टूडेंट थी मेरे पास आई थी, शी वॉज इन हर सेकेंड ईयर कॉलेज, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि उसको बहुत स्नीजिंग और एलर्जीज का इश्यू है। बोले कि सुबह मैं उठती हूँ और उठने पर ही 20-30 छींकें स्टार्ट हो जाती है और रनी नोज होना और वो सब चीज़ें। और उसने बोला कि भाई मेरी दिक्कत ये है कि इस चक्कर में मैं ठीक से पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, और वो उनकी मेन प्रॉब्लम थी, ठीक है। जब हमने उसके साथ बात करी तो उसने बोला कि मैं बहुत पैम्पर्ड किड हूँ और मैं यहाँ पढ़ाई के लिए मुझे दूसरे सिटी में आना पड़ा और यहाँ मैं हॉस्टल में कहीं ना कहीं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा कि मुझे पढ़ाई का भी इतना स्ट्रेस हो रहा है, मेरा खुद का ही ऐसा स्ट्रेस बना है कि भाई मुझे तो फर्स्ट रैंक ही लानी है। मेरे पेरेंट्स बहुत चिल्ड आउट है बट मुझे ऐसा है कि नहीं, मुझे तो फर्स्ट रैंक चाहिए, मुझे अच्छा करियर बनाना है। तो बोल रही थी कि ये सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेस था उसके ऊपर, ठीक है। हमने उसके साथ डिटेल में बात करी, उसके चाइल्डहुड के बारे में जाना और फिर हमने उनको होम्योपैथी मेडिसिन दी, ठीक है। 15 डेज़ के बाद वो पेशेंट आई, उन्होंने बोला कि भाई मुझे स्नीजिंग में बहुत अच्छा है, एलर्जीज में जो सुबह उठकर जो छींकें स्टार्ट हो जाती थी वो चीज़ में काफ़ी हद तक फ़र्क है। उसका नेक्स्ट फॉलोअप महीने बाद था, तब उसकी मदर हमारे पास आई। उन्होंने बोला कि मैं इतनी खुश हूँ मेरी बेटी को अभी देखकर। पहले जब मैं अपनी बेटी को देखती थी तो वो छोटी छोटी चीज़ों पर हाइपर हो जाती थी। अगर नेक्स्ट डे कोई भी सिंपल सा एग्ज़ाम है तो ये पैनिक कर जाती थी, ये रात को सो नहीं पाती थी कि कल क्या होगा एग्ज़ाम में, मैं फर्स्ट आऊँगी कि नहीं आऊँगी, ठीक है। तो उसकी मदर ने बोला कि ये सारे चेंजेस मुझे 1 महीने में नोटिस हो रहे हैं कि नाउ शी इज़ सो काम,
राइट। और इनफैक्ट वो आए थे इसीलिए क्योंकि उनको सिर्फ वो एलर्जिक रनी नोज और वो सब प्रॉब्लम था, बट आज उनके स्ट्रेस कम हो गया, स्लीप साइकिल सही हो गई। दैट्स वंडरफुल। सो डॉक्टर वानी, आपने एक वर्ड यूज किया अभी, लाइफस्टाइल। सो लाइफस्टाइल जब हम देखते हैं उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें पर एक की कंपोनेंट होता है कि हमारा न्यूट्रिशन क्या है। और जो मैंने आपके बारे में जब समझा तो पता चला कि आप न्यूट्रिशन पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हो, और बीइंग आल्सो नॉट ओनली डॉक्टर बट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी आप काफी चीजें बताते हो लोगों को, डाइट के रिलेटेड एडवाइस करना है, लाइफस्टाइल रिलेटेड एडवाइस करना। तो ऑन न्यूट्रिशन साइड आप क्या कहोगे किसी भी बीमारी से बचने के लिए, या तो फिर उस बीमारी अगर हो गई तो ठीक होने के लिए न्यूट्रिशन का कितना बड़ा रोल है उसमें? कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि आयुर्वेदिक जो पार्ट है उन्होंने खाने पीने के ऊपर बहुत स्टडी किया है कि इस टाइप के बॉडी टाइप में हम ये फूड अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं अपने प्रैक्टिस में वो पार्ट भी कहीं ना कहीं इंक्लूड करने की ट्राई करती हूँ कि ये टाइप का पेशेंट का जो बिल्ड है, ये जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो रखी है, तब ये चीज़ें अवॉइड कर सकते हो खाने के लिए, राइट। और ऑफ कोर्स एक बेसिक रूल्स जो रहते हैं, कोई भी डाइट के लिए काफ़ी पेशेंट एडवाइस के लिए आते हैं, तो बस मैं वही बोलती हूँ कि जस्ट स्टिक टू बेसिक्स, राइट। बहुत जो फैट में पड़ने बहुत की ज्यादा जरूरत नहीं जंक फूड है या जो शुगरी चीजें है उससे दूर रहना उसको आप अवॉइड कर सको, ठीक है। एक सबसे बड़ा एलिगेशन जो होम्योपैथिक साइंस कहो या मेडिसिन कहो उसके ऊपर लगता है कि ये जो मेडिसिन होती है जिस पे हमने शुरुआत में बात की, छोटी छोटी सी शुगर कोटेड, ये एक्चुअली कुछ काम ही नहीं करती, ये तो जस्ट एक प्लेसिबो है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑन इट? क्या ये सही एलिगेशन है? तो मैंने भी बहुत बार ऐसा सुना पड़ा है कि भाई ऐसे एलिगेशंस लगते रहते हैं कि होम्योपैथी इज़ नथिंग बट अ प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। बट बहुत प्रैक्टिकली आंसर दूंगी इस चीज़ का। जैसे कि 2 दिन पहले एक पेशेंट आया था मेरे पास, ठीक है। उसके पेरेंट्स आए थे, बच्ची थी 3 साल की, और पेरेंट्स ने बोला कि जब बच्ची 6 महीने की थी तब से उसको पूरे बॉडी में एक्जिमेटस इरप्शंस है, ठीक है ना। ये क्या होता है एक्जिमेटस? इरप्शन मतलब कि बॉडी में स्किन में एक्जिमा है जी। तो उसमें ये रहता है कि जो स्किन के सेल्स है वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो इचिंग होगी, खुजली बहुत आएगी, आपको ज़्यादा खुजली करने पर ब्लीडिंग होगा, ठीक है। तो ये सारी दिक्कत बच्ची को जब वो 6 महीने की थी तब से है, ठीक है। उन लोग ने बोला कि हमने बहुत सारे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, थोड़े दिन चलते हैं, वापस खुजली स्टार्ट हो जाती है, वापस ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। बोले कि स्टेरॉयडल हमने क्रीम भी बहुत यूज़ किए हैं, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि अभी स्टेरॉयड गोलियों के फॉर्म में देना पड़ेगा, बट पेरेंट्स वर नॉट रेडी कि भाई अभी उसको स्टेरॉयड नहीं देना है, बहुत छोटी एज है बच्ची की। तो फिर वो होम्योपैथी के लिए आए हैं, ठीक है। अगेन जैसे हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर रहता है कि डिटेल में पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो फिर उसको 15 डेज का मेडिसिन का कोर्स दिया। आफ्टर 15 डेज पेरेंट्स वर सो हैप्पी कि भाई ऑलमोस्ट 40 to 50% कम लग रहा है, जो इरप्शन छोटे छोटे थे वो चले गए हैं, बड़े बड़े इरप्शन की साइज कम हो रही है, ठीक है। अभी आप मान लो कि बच्ची जो 3 साल की है उसमें आपको क्या ही प्लेसिबो इफेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। दूसरा एक केस मेरे दिमाग में आ रहा है जब हम ये बात कर रहे हैं, तो एक फीमेल मेरे पास आई थी, उनको चॉकलेट सिस्ट का प्रॉब्लम था, ठीक है। चॉकलेट सिस्ट मतलब ये कुछ नया टर्म है? यस। तो पेशेंट के जो अंडाशय रहता है वुमेन में, तो उसमें से जो सिस्ट फॉर्म होता है उसमें, और वो सिस्ट के अंदर ब्लड भर जाता है, और वो जो ब्लड पड़े पड़े डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, तो चॉकलेटी कलर का रहता है, तो उसको बोलते हैं चॉकलेट सिस्ट, ठीक है ना। इसका होने का मेन वजह है एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक अलग टर्मिनोलॉजी है जी। अभी हम ध्यान में ये रखते हैं कि इस सिस्ट की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत पीरियड्स के टाइम पे पेन होता है, कुछ लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज भी रहते हैं। तो पेशेंट जो आए थे हमारे पास वो बहुत डर गए थे कि मुझे फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आप इसको ठीक कर लो, ठीक है ना। और उनका बहुत क्लियर था कि थोड़े टाइम में मैं वापस सोनोग्राफी करके देखूंगी, और अगर ये क्लियर हो जाता है तब मुझे थोड़ा शांति मिलेगा कि ये डिसीज़ अभी नहीं है मेरे शरीर में। हमने उसको दवाई दी, 1-1.25 महीने बाद उन्होंने सोनोग्राफी करवाई अपनी, और सोनोग्राफी में पता चला कि अभी वो सिस्ट गायब है, दोनों ओवरीज उनकी नॉर्मल थी, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे अगर हम एग्जांपल्स ले फिजिकल कंप्लेंट्स वाली, तो हमको पता चलता है कि इट इज़ बियॉन्ड प्लेसिबो इफेक्ट। ये ऐसा नहीं है कि दवाई ली, पहले स्ट्रेस फील होता था अभी नहीं होता।
बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ कि जिसमें बड़ी बड़ी पैथोलॉजीज बहुत शॉर्ट टाइम में अच्छे से ठीक हो गई है होम्योपैथी से। दैट्स रियली वंडरफुल। Yeah. सो और एक एलिगेशन आता है जब हम होम्योपैथिक साइंस की बात करते हैं, डॉक्टर वानी, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा आज आप आपकी अदालत में आ गए और अजय शर्मा की तरह की एलिगेशन पे एलिगेशन आ रहा है, बट इन अ वे और एक कहा जाता है कि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके भी एक बहुत एडवर्स साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हाउ इज इट ट्रू, या उसके कोई भी तरीके के साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है? साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते होम्योपैथी के। मैं आपको बोलूँ कि इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने अपने जो सीनियर डॉक्टर्स के भी प्रैक्टिसेस देखे हैं जी। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ऑलमोस्ट 1000 में से आप मान लो कि एक आध पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा कि शायद कुछ सिम्टम में आपको चेंजेस देखने को मिले इनिशियली 1-2 दिन में, कि किसी को बोला कि मुझे थोड़ा हेडेक बढ़ गया या मुझे थोड़ा स्किन पे खुजली आ रही है, जो 1-2 दिन रहता है और फिर वो ठीक हो जाता है। तो ये जो बहुत सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उसमें आपको थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो भी मैं आपको जैसे बताऊं कि आपको शायद 1000 में से कोई एक पेशेंट में आपको ये देखने को मिले। सो इट इज मोर लाइक अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग। यस, और वो भी जैसे 1-2 दिन चलता है और वो फिर वो ठीक हो जाता है। Okay. इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज हम लोग काम कर रहे हैं पेशेंट की वाइटलिटी के ऊपर, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वो वाइटलिटी ही इम्प्रूव हो ताकि पेशेंट की इम्यूनिटी इम्प्रूव हो और वो चीज़ ठीक हो। तो साइड इफेक्ट होने के चांस है कुछ ही नहीं है। Yes. जबकि हम देखते हैं एलोपैथिक में तो हमेशा उसके साइड इफेक्ट रहते हैं और वो खुद भी मेंशन करते हैं कि ये तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। और एक एलिगेशन भी आता है डॉक्टर कि जो भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का, उसमें कुछ लेवल ऑफ स्टेरॉइड का यूज होता है। इज इट ट्रू? नहीं, ये बहुत बहुत सुना है स्टेरॉइड जो ऐड होता है वो, लेकिन मैं आपको बोल सकती हूँ कि ये बहुत ही गलत एक चीज़ है कि जो काफ़ी लोग भी ऐसा मानते हैं कि इसमें स्टेरॉइड डाला हुआ है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। मैंने अगेन जैसे मैं बोलूँ कि मैंने खुद इतने सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने काफ़ी फिजिशियंस का देखे हैं। होम्योपैथी प्रैक्टिस वही डॉक्टर्स करते हैं जो चाहते हैं कि वो होलिस्टिकली प्रैक्टिस कर पाए, जो चाहते हैं कि पेशेंट की इम्यूनिटी इम्प्रूव हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और काफ़ी फिजिशियन ऐसे हैं जो बोलते हैं कि किसी भी टाइम पर इफ़ यू वांट टू चेक, इफ़ यू वांट टू गो इन लैब एंड टेस्ट, करा सकते हैं, तो आप करा सकते हो, आपको कोई भी ट्रेस नहीं मिलेगा स्टेरॉइड का या ऐसी कोई भी चीज़। तो ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है जो 2 लोगों ने 4 लोगों को कही और वैसे ही स्प्रेड करती है, जबकि इसके अंदर कुछ रियलिटी या ट्रूथ नहीं होता। उल्टा ऐसा मैंने देखा है 1-2 बार कि 1-2 पेशेंट में ऐसा था कि बहुत जल्दी उस चीज़ का इलाज हो गया। तो पेशेंट आए थे 10-15 दिन में बोलकर कि आप हमको पहले से बता दो, आपने स्टेरॉइड ऐसा कुछ डाला नहीं है ना, क्योंकि ये इतनी जल्दी ठीक हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ कभी कभी, क्योंकि ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रहता है होम्योपैथी में, जो कभी कभी पेशेंट को जो बेटर फील होता है वो इतना अच्छा होता है, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है कि पेशेंट्स को लगता है कि ये इतना जल्दी तो कैसे ठीक होगा। डॉक्टर यहीं पे मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी सुनने मिलता है कि होम्योपैथी अच्छा तो है बट ये बहुत स्लो एक्ट है ना, कंपेयर टू एलोपैथी। पर जैसे आपने बताया अभी कि किसी को 2 दिन में बेटर फील हुआ और इनफैक्ट ही वो सरप्राइज कि ये कुछ एलोपैथिक सब्सटेंस तो इसमें है नहीं। तो आज का जो मॉडर्न मेडिसिन है होम्योपैथी के अंदर, वो उतना ही स्पीडी है इन कंपेयर टू व्हाट एलोपैथी और अदर मेडिसिन वर्क्स? किसी भी चीज़ की रिकवरी में कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है कि वो उसकी पैथोलॉजी कैसी है, फर्स्ट थिंग, ठीक है, कितने टाइम से वो पेशेंट के बॉडी में उसकी इफेक्ट है, ठीक है। आज मान लो कि आपको सुबह फीवर आया है और आप आते हो कि भाई मुझे फीवर के लिए मेडिसिन चाहिए, तो वो शायद पैरासीटामोल से भी फास्ट एक्ट करेगी ऐसे केसेस में, ठीक है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि होम्योपैथी में पेशेंट ही ऐसे आते हैं जो सब जगह थके हुए हैं, सब जगह से उन्होंने मेडिसिन ले लिया, ठीक नहीं हुआ, अब लास्ट रिसोर्स के तौर पे वो होम्योपैथी लेने आते हैं जब उनकी बॉडी में बहुत सारी मेडिसिन गई है, बहुत सारे सालों से कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है या ऐसा कुछ। ऐसे जो केसेस आते हैं उसमें टाइम लगता है, ओके। बट अगेन मैंने जो बोला है, जो ठीक करता है वो पेशेंट का बॉडी ही खुद से ठीक करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि होम्योपैथी स्लो एक्ट करता है। होम्योपैथी बहुत फास्ट एक्ट करता है। एक्यूट केसेस में जो शॉर्ट टाइम में डेवलप हुए थे उसको अगर आपको ठीक करना है तो
ठीक भी जल्दी होगा। जैसे मोर ठीक है, लाइक जो हाँ। हमारे रूटीन तकलीफें होती लाइक कोल्ड कफ होना या नॉर्मल फीवर आना, वहाँ पे वो बहुत बहुत स्पीडी जल्दी से एक्ट करता एक्ट है। करेगा। हाँ, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बहुत कॉमन है कि सर्दी हो गई फिर अब खांसी जा नहीं रही, 15-20 दिन से खांसी चल रही है और जी। बोले कि 1-2 एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया है, कफ सिरप्स ले लिए हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। राइट। और फिर वो होम्योपैथी लेते हैं तो उनको बहुत तुरंत उस चीज़ में राहत मिलता है और True. जैसा आपने बोला कि बहुत सरप्राइज होता है पेशेंट को कि अरे ये इतना जल्दी ठीक हो गया। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि होम्योपैथी टाइम लेता है किसी चीज़ को ठीक करने के लिए। दूसरी एक चीज़ जो मैटर करती है यहाँ पर, वो फिजिशियन का नॉलेज भी बहुत मैटर करता है। ट्रू। क्योंकि एक चीज़ को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में बोला था कि जैसे अगर कोई पेशेंट में फियरफुल नेचर आपको देखने को मिल रहा है तो उसमें सेट ऑफ मेडिसिन अलग जाएगा। किसी स्पेसिफिक पेशेंट का कोई स्पेसिफिक पास्ट हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री है कोई डिसऑर्डर के लिए, तो उसमें कुछ अलग सेट ऑफ मेडिसिन जाता है। जी। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि जो फिजिशियन है उसका नॉलेज कैसा है, वो फिजिशियन किस चीज़ को देखकर मेडिसिन दे रहा है। ठीक है, उस हिसाब से चेंजेस आते हैं कि कितना टाइम ले रहा है वो मेडिसिन ठीक होने में। सो डॉक्टर, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो फिजिशियन अप्रोच कर रहे हैं या जो डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं उनकी अपनी स्पेशलिटी क्या है, क्योंकि हमने होम्योपैथी पे बहुत बातें करी और हर किसी डॉक्टर की अपना अपना एक अप्रोच होगा। राइट। इफ आई वांट टू आस्क यू और इफ आई मे आस्क, ऐसी एक क्या चीज़ है जो डॉक्टर वानी को अक्रॉस ऑल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर अलग बनाती है कि ये मेरा है, जो आपने शायद सालों की प्रैक्टिस से अपने अनुभव में सीखा है, जो आपकी एक स्पेशलिटी भी हम मान सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच वो बहुत बड़ी चीज़ है जी। क्योंकि एक होम्योपैथ को भी किसी एक चीज़ में स्टक नहीं रहना है। आज कोई पेशेंट आता है तो हमेशा एक नई चीज़ सिखा के जाता है। ट्रू। और हमको फिजिकल सिम्टम पर भी उतना ही फोकस करना है एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन, और पेशेंट के स्ट्रेस लेवल और ट्रॉमा रिस्पॉन्स पे भी उतना ही फोकस करना है। कुछ डॉक्टर्स हैं वो फिजिकल और ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कुछ डॉक्टर्स में ये देखने को मिलता है कि वो सिर्फ पैथोलॉजिकल सिम्टम पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जस्ट लाइक एलोपैथी। हाँ, राइट। तो अगर दोनों का बैलेंस बना के चले तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। और वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं हो सके उतना वो अपनी प्रैक्टिस में इंकलकेट कर पाऊँ कि जितना मैं फिजिकल सिम्टम्स पर फोकस करूँ उतना ही मेंटल सिम्टम्स पर फोकस करूँ। राइट। दूसरी एक चीज़ ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन की पावर बहुत अलग अलग है। अच्छा। बहुत अलग अलग, एक ही दवाइयों के आपको बहुत अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ डॉक्टर्स होंगे वो पर्टिकुलर कुछ रेंज के पावर में ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा ये फोकस रहता है क्लिनिक पर कि हम वाइड रेंज ऑफ पोटेंसीज भी यूज़ करें। क्योंकि हर पेशेंट में आपको जो जिस तरीके का डिजीज़ है, जिस तरीके की प्रॉब्लम उस पेशेंट को हो रही है, उस तरीके से उसके जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं उसके पावर में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो भी हम ट्राई करते हैं कि हम फुल रेंज मेडिसिन की यूज़ कर पाए पेशेंट में। इसे एक चीज समझ में आती, जैसे एक टीवी ऐड आता था अमूल का, तो उसमें कहते थे भाई हर पीली चीज बटर नहीं होती। ऐसे ही मुझे लग रहा है कि हर कोई होम्योपैथिक डॉक्टर एक्सपर्ट है या उनकी इतनी डीप नॉलेज है। जैसे आपका आज पूरे पॉडकास्ट में डिस्कशन से बहुत क्लियर समझ में आ रहा है कि आपने इस सब्जेक्ट को काफ़ी डीपली समझा है, आपकी प्रैक्टिसेस में आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है जो आप अपने नए पेशेंट को उसका बेनिफिट दे रहे हो। और स्पेशली जो आपका एक उनकी मेंटल काउंसलिंग वाला जो पार्ट है कि उनकी हिस्टोरिकली उनके जनरेशनल ट्रॉमा हो या चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, उसको जो डीप स्टडी को, दैट इज़ समथिंग वंडरफुल। एक और चीज़ आपसे समझनी थी कि आज का जो लाइफस्टाइल है हम सबका, और स्पेशली हम अगर थोड़े एजेड लोगों की बात करें तो कोई ना कोई मेडिसिन उनकी चालू होती है, वेदर इट इज़ हाइपरटेंशन और हार्ट रिलेटेड या कोई और हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हैं तो क्या उसके साथ वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी एक साथ ले सकते हैं? जी बिल्कुल, वो एक साथ मेडिसिन ले सकते हैं। रीज़न मेन ये है कि जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो फिजिकल फॉर्म में रहता है, तुम उसको खाते हो, वो डाइजेशन होता है मेडिसिन का, एब्जॉर्ब होता है मेडिसिन कंटेंट और वो बॉडी पर काम करता है। जबकि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो बहुत, मैंने बोला ना कि वो
उसका अर्क बोलते हैं, जी। कोई भी प्लांट का एक्सट्रैक्ट जो कोई हम भी कहते सब्सटेंस का हैं। जो एक्सट्रैक्ट रहता है वो होता है, तो वो डायरेक्टली तुम्हारा ओरली ही उसका एब्जॉर्प्शन शुरू होता है जी। और वो डायरेक्टली तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर, तुम्हारी इम्यूनिटी पर काम करता है। ठीक है, तो दोनों की एक्शन बहुत अलग है, एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आप दोनों साथ में ले सकते हो, एक दूसरे का काम खराब होगा ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, उल्टा होम्योपैथी अगर आप साथ साथ में ले रहे हो तो उल्टा वो आपको हेल्प ही करेगा। जी। किस तरीके से हेल्प करता है, मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसे डिसऑर्डर्स, मान लो कि जैसे आपने बोला कि डायबिटीज है या किडनी प्रॉब्लम है, जी। और उन लोग की दिन में 2 3 4 मेडिसिन चलती रहती हैं। अब ये ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है वैसे वैसे उनके मेडिसिन के डोज में भी अपने को वो फर्क करना पड़ता है। धीरे धीरे डॉक्टर्स उसके डोज भी बढ़ाते हैं और जैसे जैसे वो डोजेस बढ़ाते हैं मेडिसिन के, उसकी एडवर्स इफेक्ट भी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर अगर पेशेंट की होम्योपैथिक मेडिसिन भी साथ साथ में चालू है तो एक तो वो ये करेगा कि उसकी जो एडवर्स इफेक्ट हो रही है एलोपैथिक मेडिसिन की उसको वो नलीफाई कर देगा। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज जो प्रोग्रेसिव डिजीजेज है जो उम्र के साथ बढ़ रहे हैं उसका वो प्रोग्रेशन स्टॉप कर सकता है या तो थोड़ा डिले कर सकता है। जी। तो कोई भी पेशेंट, किडनी वाला पेशेंट है जिसको आगे 5 साल बाद 10 साल बाद जिसको डायलिसिस की नीड पड़ने वाली है, अगर उसके साथ साथ में होम्योपैथी भी चालू है तो हम वो डायलिसिस को डिले कर सकते हैं। हम वो डायबिटीज के पेशेंट को ट्राई कर सकते हैं कि वो ओरली टेबलेट से ही मैनेज हो जाए, उसको इंसुलिन पर जाने की जरूरत ना पड़े, वो हम साथ साथ में कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि इवन कोई क्रॉनिक डिसीज है लाइक किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज या हाइपरटेंशन, ऐसा कोई आपके प्रैक्टिसेस में आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे किसी को किडनी रिलेटेड या यानी डायबिटीज रिलेटेड कोई तकलीफ थी और उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन को ट्राई आउट किया और उससे उनको काफ़ी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हो या किसी पेशेंट का आपकी कोई स्टोरी हो तो शेयर कर सकते हैं? मेरे एक पेशेंट थे, उनके ससुर को प्रॉब्लम हुआ था। उनके ससुर हॉस्पिटलाइज थे बिकॉज उनको उनका किडनी पेशेंट थे। और उनको वो दिन पर ऐसा था कि सुबह से उनको यूरिन पास नहीं हुआ था। अब ही वॉज अराउंड 90 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, और उनका ऐसा था कि मुझे हो सके उतना मुझे हॉस्पिटलाइज नहीं होना है, मुझे ये डायलिसिस और ये सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि इतने घंटों से यूरिन पास नहीं हुआ है, अभी हमको उनको सारी दूसरी टैबलेट्स चालू करनी पड़ेगी, उनका कैथेटर करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। लेकिन उनके जो ससुर थे वो बहुत स्केप्टिकल थे कि ये सब चीज़ों में मुझे नहीं पड़ना है। ये पेशेंट जो मेरी है वो ये खुद अफ्रीका रहते हैं, तो उनके पास होम किट थी जिसमें मैं उनको कुछ मेडिसिन साथ में ही देकर रखती हूँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि हमारे पास ये जो मेडिसिन आपके पास पड़ी है जो वो किडनी पर काम करेगी तो आप दे सकते हो उनको, ताकि हम उसको उनका नेचुरली ही यूरिन पास हो जाए। उन्होंने ये मेडिसिन दिया अपने ससुर को और विद इन हाफ एन आवर उनके नेचुरली यूरिन पास हो गया। एंड शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे ससुर को ये एज में ये सब कैथेटर और ये सब चीज़ें ना करनी पड़ी। दूसरा एक केस मुझे दिमाग में आ रहा है, एक पेशेंट थी मेरी, उनको ये डायग्नोस हुआ था रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ठीक है, तो उसमें उनको ऐसा था कि रात में सोते समय उनको बहुत रेस्टलेसनेस होती थी, उनको पैरों में दर्द होता था, कभी टिंगलिंग हो जाए, कभी बर्निंग पेन हो जाए। तो ये एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है जिसमें पेशेंट की लाइफस्टाइल बहुत ख़राब होती है फिर, बिकॉज नींद अच्छे से नहीं होती, समझ में नहीं आता जब बर्निंग हो रही है पैरों में तो क्या करे इसके लिए। तो उन्होंने 2 3 न्यूरोलॉजिस्ट को वो मिले थे, बात करी थी, लेकिन ठीक नहीं हो रहा था ये चीज़। लास्ट में वो एक न्यूरोलॉजिस्ट को मिले थे, उन्होंने इसके लिए पार्किंसंस की मेडिसिन भी स्टार्ट करी थी। पार्किंसंस डिजीज एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो बहुत बड़ी उम्र में यूजुअली होता है, लेकिन इनकी एज 34 ईयर्स ही थी। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि हम आपके केस में पार्किंसंस वाली मेडिसिन भी चालू करके देखते हैं कि शायद बेटर फील हो उससे, बट उनके केस में वो भी काम नहीं करी थी। फिर वो होम्योपैथी लेने आए थे और हमने उनके साथ बात करी, वो सब हुआ और विद इन 15 डेज शी वॉज मच बेटर। वो बहुत ही खुश थे, उन्होंने बोला कि 90% सिम्टम मेरे ठीक हो गए हैं जस्ट 15 डेज में। सो ऐसे केसेस के जिसमें आपके पास श्योर डायग्नोसिस नहीं है, या तो ऐसे केसेस के जिसमें कोई मेडिसिन नहीं है अपने पास श्योर एलोपैथी में कि ये चीज़ की ट्रीटमेंट यही है, ऐसे केसेस में भी हम श्योरली होम्योपैथी से हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स को। राइट। सो डॉक्टर वानी, आपने अफ्रीका के किसी क्लाइंट का अभी बात करी कि अफ्रीका में आपके कोई पेशेंट थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप
आपका क्लिनिक है अहमदाबाद में भी आप प्रैक्टिस करते हैं और आपका मेन क्लिनिक गांधीनगर में है, बट मान लो अगर कोई इंटरनेशनल पेशेंट है या कोई जानता है आपको और वो होम्योपैथी को समझते हैं, वैल्यू करते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे और उनको आपसे कनेक्ट होना है या आपसे कंसल्ट करना है, तो उनके लिए आपका क्या सॉल्यूशन है? यूजुअली जो हमारे यहाँ के गुजराती या इंडियन लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, यूएसए हैं या यूके रहते हैं, अफ्रीका रहते हैं, तो वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि या तो वो लोग जूम कॉल पे या व्हाट्सएप कॉल पे कनेक्ट होते हैं हमारे साथ। हम लोग सेम वही प्रोसीजर रहती है कि डिटेल में उनके साथ डिस्कस करते हैं, होम्योपैथिक कंसल्टेशन पूरा रहता है और फिर उनको 3-4 महीने की मेडिसिन्स हम या तो कुरियर करते हैं या तो वो लोग जब इंडिया विजिट करते हैं तब एक साथ 6 महीने की 8 महीने की मेडिसिन साथ में लेते हैं जी। और उसके साथ हम उनको होम्योपैथिक किट भी देते हैं। व्हाट इज इट होम्योपैथिक किट, उसको थोड़ा बताइए। जैसे वो एक फैमिली है जो इनके फैमिली में कौन कौन लोग हैं हम उसके बारे में पूछते हैं। जैसे कि बच्चे, मोस्टली ऐसा होता है कि जिसके फैमिली में छोटे बच्चे हैं या तो बहुत बड़ी उम्र के लोग हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं होम्योपैथिक किट लेना। तो हम पूछते हैं कि पूरी फैमिली में कौन कौन लोग हैं, छोटी मोटी क्या प्रॉब्लम रहती है, जैसे बच्चे हो गए, हाँ, जैसे बच्चे हो गए तो खांसी, सर्दी खांसी बार बार हो जाएगी या बाहर का कुछ खा लिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी। तो हम पूरा उनके फैमिली के बारे में जानते हैं और फिर हम एक किट रेडी करते हैं उनके लिए जिसमें थोड़ी मेडिसिन रहती है और हम साथ में उनके एक PDF शेयर करते हैं जिसमें वो मेडिसिन के इंडिकेशन रहते हैं। तो छोटी मोटी इलनेस अगर उनको हो गई तो घर में ही वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं और उनको वो चीज़ में ज़्यादा आगे फिजिशियन को दिखाने जाने की या ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना हो सके उतना घर पे ही मैनेज हो जाता है। मतलब एक इन हाउस क्लिनिक जैसा कॉन्सेप्ट है, दैट्स वंडरफुल। और कभी अगर उनको ऐसा है तो वो लोग कभी भी फ़ोन करके या कंसल्ट कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे बच्चे को, तो हम इसमें से क्या मेडिसिन ले सकते हैं। तो बाहर के आपके आउट ऑफ इंडिया भी पेशेंट्स है? हाँ, सेम यूएसए से पेशेंट्स रहते हैं, यूके में ऐसे ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि भाई उन लोग को तुरंत अपॉइंटमेंट नहीं मिलती डॉक्टर्स की, या सर्दी खांसी हो गई है तो वो लोग ऐसा बोल देंगे कि रेस्ट करो ठीक हो जाएगा। काफ़ी टाइम वो लोग एंटीबायोटिक्स या कुछ प्रिस्क्राइब भी नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में ऐसी होम किट उन लोग को बहुत सही रहता है कि भाई कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर लिया, मेडिसिन ले ली और फिर हम फॉलोअप लेते रहते हैं। तो ये बाहर के पेशेंट्स है वो ये होम्योपैथिक किट ले जाना अपने साथ बहुत प्रेफर करते हैं। राइट। डॉक्टर, जब मैं आपके क्लिनिक आया था और हमारी बहुत सारी बात हुई थी, वहाँ पे आपने मेरे साथ एक इंटरेस्टिंग थियरी पे बात की थी, जो एक फेमस मनोवैज्ञानिक है डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने आई थिंक साइको एनालिटिक एक थियरी है जो दिया है, इड, ईगो और सुपर ईगो। मुझे देखो आज भी थोड़ा याद है पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे जो भी आज व्यूअर्स है पॉडकास्ट पे, उनको आप बताइए कॉन्सेप्ट क्या होता है और किसी भी पेशेंट को लेके या किसी भी इंडिविजुअल को ये कैसे हेल्पफुल हो सकता है अंडरस्टैंड करने से। जो इड, ईगो एंड सुपर ईगो है वो एक रिफ्लेक्स थियरी जैसा है। जैसे फिजिकल बॉडी में रिफ्लेक्सेस रहते हैं, अगर आपकी आंख में कुछ गिर रहा होता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं आंख बंद कर दूँ, आप तुरंत ही अपना हाथ ऊपर कर लोगे, फेस नीचे कर लोगे, आंख बंद कर दोगे, ठीक है ना। तो ये हो गया एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म हम सबकी बॉडी में रहता है। रिफ्लेक्स मैकेनिज्म की ज़रूरत क्या है, क्योंकि ये अपने को इंजरी से बचाता है, ठीक है। सिमिलरली अपने माइंड के पास भी एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है और उसको बोलते हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो जी। वर्ड मीनिंग में आपको समझाऊं तो इड का मतलब होता है डिज़ायर्स। तो हम सब ह्यूमंस में डिज़ायर्स है। इवन आप बोलो कि कोई भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, तो लिविंग थिंग में हमेशा वो डिज़ायर होगी, भूख होगी, उसको कुछ खाने को चाहिए होगा, उसकी कुछ नीड्स होगी, तो वो होते हैं हमारे इड, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है सुपर ईगो पार्ट। सुपर ईगो पार्ट मतलब कि जो आपको रोके कुछ भी करने से। अभी आपको मान लो कि मन हुआ है कि भाई मैं 3-4 आइसक्रीम खा लूं, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करोगे कि नहीं भाई डाइटिंग चालू है, अभी हेल्थ पे फोकस करना है, अभी शुगर ही ज़्यादा नहीं खाना है, राइट। तो आप अपने आप को जो रोकते हो, जो अपने आप को हम ब्रेन का कंट्रोल, हाँ, तो जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो है अपना सुपर ईगो, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो बैलेंस करता है वो आता है इड, ठीक है। तो ईगो का काम है अपने डिजायर्स को भी बैलेंस करके रखने का और अपने सुपर ईगो जो रोकता है उसको भी बैलेंस करके रखने का। ये जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है ईगो की उससे अलग है। हाँ, ये वो ईगो वाला ईगो नहीं है, ठीक है। ये वो ईगो है जो अपने माइंड को बैलेंस में रखता है।
अभी ये समझना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम कुछ ना कुछ चीज़ों में हमको डिसीजन लेना होता है, हमको कहीं ना कहीं एक्ट करना रहता है। तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं, जो भी हम एक्ट करते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है कि हमारा ईगो कैसे डेवलप हुआ है। मान लो कि जैसे मैंने आइसक्रीम का ही एग्जाम्पल आपको दिया कि मुझे बहुत मन हो रहा है आज आइसक्रीम खाने का, तो और मेरा सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं भाई, अपने तो डाइटिंग पर है, अपने को अभी ध्यान रखना है, अपने आइसक्रीम नहीं खा सकते। तो ईगो है वो बैलेंस बना के चलेगा, वो ऐसा समझाएगा खुद को कि भाई काम करते हैं, एक वीक जम के जिम करते हैं, मेहनत करते हैं और 3-4 स्कूप तो नहीं पर अपने 1 स्कूप आइसक्रीम खा सकते हैं, ठीक है, एज अ रिवॉर्ड। तो वो क्या होगा कि हमारे डिज़ायर और हमारा सुपर ईगो वो दोनों कंट्रोल में रहता है। अब जैसे जैसे इट इज मोर लाइक अ बैलेंस अप्रोच कि आप किसी एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हो। एग्जैक्टली आप कोई एक्सट्रीम में नहीं जा रहे हो, ना तो डिजायर में एक्सट्रीम में जा रहे हो, ना तो आप उस चीज को रोकने में जा रहे हो, राइट। ठीक है। ट्रू। कोई भी बंदा जितना भी उसका मोरल्स रिफाइंड होगा, जितना भी वो वेल रेड होगा, जितना भी वो लोगों से मिलता जाएगा, समझता जाएगा, वैसे वैसे उसका ईगो अच्छे से डेवलप होता जाएगा और वैसे वैसे वो कोई भी सिचुएशन में बैलेंस बना के काम कर सकेगा। पर मान लो कि पेशेंट की वाइटलिटी डाउन हुई है, मान लो कि वो लंबे समय से कोई स्ट्रेस से गुजर चुका है या उसको चाइल्डहुड ट्रॉमास बहुत सारे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारा जो ईगो है, जो बैलेंस है, वो बिगड़ जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है तब हम कोई भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, हम स्ट्रेस में चले जाते हैं या तो हम ओवर एंग्शियस हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता कि हम बैलेंस बना के कैसे चले, राइट। तो जैसे मैं बोलूँ ना कि इम्यूनिटी खराब हुई है तो तुरंत ही इन्फेक्शन लग जाएगा, पर अगर इम्यूनिटी सही है तो तुरंत इन्फेक्शन नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आपकी वाइटलिटी स्ट्रांग है और आपका जो ईगो पार्ट है वो स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो आप जल्दी करके आप स्ट्रेस में नहीं आ पाओगे, आप शांति से चीज़ों को मैनेज करके बैलेंस करके चलोगे। तो स्ट्रेसफुल इवेंट्स तो आने ही वाली है सबके जीवन में, ठीक है, पर वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स को कैसे मैनेज करना है वो आपका जो ईगो पार्ट है वो आपको समझाएगा। बिल्कुल। पर मान लो कि कोई पेशेंट का अभी ईगो डिस्टर्ब हुआ है, उसमें बैलेंस नहीं बन रहा है, तो वो पेशेंट पैनिक कर जाएगा या एंग्शियस हो जाएगा, किसी चीज़ में फियरफुल हो जाएगा या बहुत इरिटेट हो जाएगा। तो होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करती है, एज अ थंब रूल वो वाइटलिटी इंप्रूव करेगी, तो पेशेंट का जो ईगो पार्ट है वो अच्छे से इंप्रूव होगा और वो पेशेंट कोई भी सिचुएशन को थोड़ा स्मूथली हैंडल कर पाएगा, वो काम रह पाएगा, जल्दी से उसमें एंग्जाइटीज नहीं होगी और वो समझ के उस चीज़ को हैंडल करेगा और लाइफ में आगे बढ़ेगा। वंडरफुल। सो मतलब ये समझ में आ रहा है जो हमारा जो रूटीनली ईगो होता है, अगर उसे फिक्स करना है तो हम मेडिटेशन या और तरीके की प्रैक्टिस करते हैं, और ये जो ईगो आप बता रहे हो उसको ठीक करना हो तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करती है, राइट। डॉक्टर वानी, वापस आपके बारे में कुछ जानना है। लाइक देखिए, ऑफ कोर्स यू हैव वेरी डीप नॉलेज अबाउट होम्योपैथी और आपने अपनी प्रैक्टिस में कई सारी नई इनोवेटिव चीज़ें भी करी है, दैट शोज योर एक्सपर्टीज। बट अलॉन्ग विद दैट लाइफ है ना, और भी मस्ती होती है और शौक होते हैं। आपके क्या हॉबीज़ है? आपका ट्रैवलिंग पसंद है या कहीं रिसेंटली कहीं ट्रैवल किया उसकी कोई मेमोरीज हो? यू कैन शेयर विद अस। ट्रैवलिंग पसंद है, ऑफ कोर्स। रिसेंटली हम लोग महाबलेश्वर गए थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, वेरी सीनिक, वेरी नेचुरली, एकदम ठंडी अभी तो, और बारिश धीरे धीरे चालू है और ऐसे माहौल में आप गरम गरम भुट्टे खा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस ही अलग लेवल का है जी। उसके अलावा वही जैसे मैंने पहले बोला कि रूटीन आज के ज़माने में ऐसा हो गया है कि आप बहुत कम टाइम निकाल पाते हो, बट मैं भी ऐसे अपने घर पे अगर रात को फ्री होके बैठे हैं तो नेटफ्लिक्स एंड चिल करना भी पसंद करती हूँ। मतलब वॉचिंग टीवी या ओटीटी वो आपका हॉबी है? थोड़ा रिलैक्सिंग हॉबी नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा पूरा डे खत्म हुआ है तो अभी थोड़ा रिलैक्स टाइम में ये सब चीजें है, राइट। वंडरफुल। और एक चीज मतलब ऑन अ वेरी पर्सनल नोट, जैसे यू हैव वेरी फ्लॉलेस स्किन एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट ऑन कॉम्प्लीमेंट फॉर दैट, एंड ऑल्सो यू सिम्स टू बी वेरी हेल्दी पर्सन। तो आपका पर्सनल हेल्थ को लेके क्या मंत्र है? व्हाट्स योर रूटीन, या आप अपने आप को कैसे हेल्दी और फिट रख सकते हैं? अगर मुझे एक सेंटेंस में इसका आंसर देना है तो मैं बोलूँगी कि एनीथिंग इन एक्सेस इज़ नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आप एक्सेसिवली करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको वो उसका बैड इफेक्ट होगा ही आपके बॉडी में, ठीक है। फिर वो फूड हो गया या कुछ भी, फूड में भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि टोटली फैट अवॉइड कर दिया या टोटली कार्ब्स अवॉइड कर दिए, वो भी ज़रूरी नहीं है। अगेन उस चीज़ में भी बैलेंस ज़रूरी है। आप कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट है, उनके एक बैलेंस में डाइट लोगे तो चलेगा। ऐसा भी नहीं है कि तुमको
तुमको अगर तुम्हारे शरीर में कोई डिसऑर्डर्स अभी नहीं है, इफ़ यू आर लिविंग हेल्दी लाइफ, तो ऐसा भी है कि तुम हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार तुम फ्रेंड्स के साथ चिल करो, उस चीज़ में वीकेंड भी पे घूमने चले जाओ, वो चीज़ भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है। राइट। स्किन की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली मैं बहुत कम चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये जो गुड स्किन दिख रही है वो ऑफ कोर्स जेनेटिक्स का रूल है उसमें, ठीक है। बट आजकल बहुत सारे लोग सिरम्स यूज़ करते हैं, फेस वॉश में एंटी एक्ने ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। राइट। एक सजेशन मैं बस यही दूंगी कि अगर आप ये स्किन के रूटीन में जा रहे हो, जो वो 3-4 चीज़ों का जो नाइट स्किन केयर रूटीन हो गया, डे टाइम का रूटीन हो गया, आजकल कॉस्मेटिक्स एक टर्म होता है ओवरलोड ऑफ कॉस्मेटिक्स, राइट। बट मैं बस वही बोलूँगी कि अगर वो आपको स्टार्ट करना है तो उसको फुली तरीके से उसको समझो और उसको फुली तरीके से आप अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो, क्योंकि काफ़ी टाइम मैंने देखा है, फॉर सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक्ने या ऐसा कुछ हो रहा है, ब्राइटनिंग के लिए विटामिन सी सीरम लगा देंगे, फिर वो लोग सनस्क्रीन नहीं यूज़ करेंगे और उसका एडवर्स इफेक्ट फिर होगा। तो अगर आप लोग वो चीज़ फॉलो करना चाहते हो तो उसको कोई अच्छे डॉक्टर के साथ डिस्कस करके समझ के उसको फुल्ली फॉलो करो, अदरवाइज बिल्कुल ही वो चीज़ ना करो, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ें वो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगी ज़्यादा। और डॉक्टर से अगर एडवाइस करके कोई प्रोडक्ट यूज़ करे तो वो भी एक तरीके से मेडिकली अप्रूव्ड हो गए, रादर देन मार्केट से किसी रैंडम प्रोडक्ट को खरीद लेना जो स्किन को इवेंचुअली डैमेज करे। इससे बेटर है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डॉक्टर के एडवाइस से लो। राइट। सो ऑलवेज कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट, योर डॉक्टर बिफोर गोइंग इनटू द स्किन केयर थिंग। सो डॉक्टर, ऑन अ वेरी फनी नोट, जब आप कभी बीमार हो जाते हो, इफ यू फील नॉट वेल, आप कौन से एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन? मैं ट्राई करती हूँ हमेशा होम्योपैथी लेने की, बिकॉज अगेन जैसे मैंने बोला कि क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं होम्योपैथी ले रही हूँ कोई प्रॉब्लम के लिए तो वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट करेगा ही करेगा और उससे मुझे कोई बैड इफेक्ट्स नहीं होने वाली। तो मेरे भी जैसे सीनियर्स हैं, मैं जब स्टूडेंट थी तब जिन डॉक्टर्स के पास मैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेती थी, आज भी मैं उनके कांटेक्ट में हूँ, आज भी मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ, अरे सर ये प्रॉब्लम हो रही है, अभी मैं क्या ट्रीटमेंट लूँ उसकी। वंडरफुल। जी। सो डॉक्टर, व्हेन आई केम टू योर क्लिनिक ना, मैंने आपका बोर्ड देखा, उस पर लिखा था कैवेलियम, राइट? और बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, और क्या मीनिंग होता है और कैसे आइडिया है कि आप अपने क्लिनिक का नाम ऐसे रखो? मैं जब बहुत सालों पहले मैं यूट्यूब में एक वीडियो देख रही थी अबाउट जैन रिलीजन एंड जैन फिलोसॉफी, ठीक है। तो उसमें ये वर्ड आया था कैवल्यम। तो कैवल्यम का ऐसा मीनिंग होता है निर्वाणा, मोक्ष जिसको बोले, फ्रीडम फ्रॉम ऑल द प्रॉब्लम्स, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग, इवन फ्रीडम फ्रॉम योर आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिमाग में थी, बिकॉज कहीं ना कहीं हम भी जो डिजीज़ बोले कि क्योंकि डिजीज क्या है, डिजीज मतलब कि तुमको ओके फील होने के लिए सर्टेन थिंग्स चाहिए, ठीक है। मान लो कि मुझे तभी अच्छा फील होगा अगर मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, अकाउंट में इतने पैसे हैं, मुझे तभी ही ओके लगेगा अगर मेरी स्किन इतनी अच्छी है, अगर तभी ही मैं ओके फील करूंगी अगर ये चीजें लाइफ में सही जा रही है, ठीक है। लेकिन रियल जो मेंटल हेल्थ बोले, ठीक है, निर्वाणा जो हम बोले, मोक्ष जिसको बोले, वो कब होगा जब तुम ये सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हो, कि डिपेंड नहीं करता कि प्रॉब्लम क्या है, डिपेंड नहीं करता कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, डिपेंड नहीं करता कि रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, स्टिल यू आर ओके विथ एवरीथिंग, दैट इज़ द रियल मेंटल हेल्थ, राइट। सो उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के ये नाम सोचा था। दूसरा कैवल्यम का मीनिंग ये भी होता है कि किसी भी चीज़ को 360 डिग्री एंगल से देखना। ओके, किसी चीज़ को तुम एक ही एंगल से देख रहे हो और तुम्हारा जो परसेप्शन है वो अलग हो सकता है। तुमको अगर वो चीज़ को अच्छे से समझना है तो तुमको 360 डिग्री व्यू से उसको देखना पड़े। सो हेल्थ का भी वही है कि अगर आज कोई पेशेंट बोल रहा है कि भाई आज मुझे IBS हुआ है, तो मुझे सिर्फ IBS के सामने नहीं देखना है, मुझे ये भी देखना है कि वो IBS कहाँ से आया, ये पेशेंट जिसको IBS हो रहा है वो पेशेंट एज ए होल क्या है, ठीक है। मैं सिर्फ पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस नहीं कर सकती, मुझे एक अलग लेवल से देखना है पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, फिजिकल सिम्टम्स, क्या क्या डिजीज डेवलप होने की ससेप्टिबिलिटी है वो पेशेंट में, वो पेशेंट ने पास्ट में कौन कौन सी दवाई ले रखी है जिसकी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकती है, ये पेशेंट को पास्ट में और कौन से डिजीज़ थे, शायद बात करते करते ये समझ में आए कि ये डिजीज़ हुआ था इसको, इसके बाद से इसकी ये प्रॉब्लम शुरू हुई।
तो ये सब चीज़ों जानने के बाद पर ही हम वो इंसान को समझ सकते हैं। वेरी ट्रू। तो कैवल्यम इज टू सी, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट एज अ होल फ्रॉम 360 डिग्री एंगल। वंडरफुल। मतलब ये आपने जो पूरा जो उसके पीछे का थॉट है ना, बहुत सही है, और स्पेशली दैट 360 डिग्री, क्योंकि ज़्यादातर हम मॉडर्न डे मेडिसिन या प्रैक्टिस की बात करें, वहाँ पे वो 360 नहीं, वो जो व्यू है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्टन है, नैरो है। पर आप उसको बहुत होलिस्टिकली कहे, या उसका जो अप्रोच है उसमें उसकी मेडिकल हिस्ट्री हो गया, उसके ट्रॉमास हो गए, जो आपने बार बार बताया आज के पॉडकास्ट पे, दिस इज़ रियली वंडरफुल। मुझे लग रहा है कोई भी पैथी हो, कोई भी प्रैक्टिस हो, उसमें आपके पेशेंट को डीपली समझना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट यू डू एज अ डॉक्टर, सो कुडोस टू यू फॉर दैट। थैंक यू। सो एक और चीज़, जैसे आप 360 अप्रोच की जब हम बात करते हैं ना, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिससे आजकल हम सब सफ़र कर रहे हो, दैट इज़ स्ट्रेस। और स्ट्रेस को ऐसा भी कहा जाता है, इट इज़ इनएविटेबल, ये थोड़ा ज़्यादा कम आएगा ही आएगा। तो एज एन होम्योपैथ डॉक्टर आपको क्या लग रहा है, विथ मेडिसिन, विथ काउंसलिंग, क्या हम उसको एक लेवल तक कम कर सकते हैं? और दूसरा कि यही स्ट्रेस क्या आगे चल के डेवलपमेंट ऑफ डिसीज़ में भी कंट्रीब्यूट करता है? राइट, श्योरली। अगर कोई भी स्ट्रेस, कोई भी चीज़ लंबे समय से आपसे जुड़ी हुई है, आप कंटिन्यूसली बैठे और कोई एक चीज़ के बारे में लंबे समय तक सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होंगे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी में फ़र्क होगा और आपको वो डिसीज़ होने की शक्यता है। ठीक है, वो स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए आप क्या कर सकते हो? तो फर्स्ट तो जो मैंने बोला कि यू कैन टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक काउंसलिंग से भी क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे वो अनियन के सारे जो लेयर्स खुलते जाते हैं, वैसे ही होम्योपैथिक कंसल्टेशन से धीरे धीरे वो सारे लेयर्स खुलते जाते हैं और आप अच्छे से समझ सकते हो कि एक्चुअल में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है। इसके अलावा मैं बोलूँगी, जैसे मैंने आपको बोला कि मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है ईगो और सुपर ईगो का बैलेंस। तो अपना जो ईगो पार्ट है उसको अच्छे से डेवलप करना है, तो यू रीड मोर एंड मोर, यू मीट पीपल मोर एंड मोर। आप समझने की कोशिश करो अलग अलग कल्चर्स को, बिकॉज कोई भी चीज़ का स्ट्रेस, कोई भी चीज़ की एंग्जाइटी, कोई भी चीज़ का दुख या मातम मनाना, वो भी कल्चरल टू कल्चर उसमें फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जितना भी आप कल्चरल डाइवर्सिटी को समझोगे, जितने भी आप अलग अलग लोगों को समझने की कोशिश करोगे, जितना भी आपका रीडिंग स्ट्रांग होगा, आप छोटे बच्चे जैसे होते हैं तो वो जितनी ज़्यादा स्टोरीज पढ़ते हैं तो उनका एक मोरल स्ट्रांग होता है, बिल्डअप होता है जी। तो वो सारी चीज़ें आपका एक हेल्दी ईड बनाने में, हेल्दी ईगो, हेल्दी सुपर ईगो बनाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। उसके अलावा मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मैं ये चीज़ बहुत सारे अपने पेशेंट को भी सजेस्ट करती हूँ कि मान लो कि कोई टाइम पे आप स्ट्रेस में हो या कोई टाइम किसी चीज़ से आप हर्ट हो रहे हो, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप शांति से कोई एक जगह बैठो, अपने घर के कोई फेवरेट कोने में या कोई एक अच्छी जगह पर जो आपको जहाँ से बहुत पॉजिटिव वाइब आते हो, आप वहाँ शांति से बैठिए और आप उस चीज़ को एज अ थर्ड पर्सन देखिए कि मयूर को आज ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचो कि मैं देखना चाहता हूँ कि मयूर को किस चीज़ से हर्ट हो रहा है। ठीक है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर माइंड एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर बॉडी। सी, हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग हमेशा वाई पूछते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये चीज़ होने का कारण क्या था, मेरी सास ने आज मुझे ऐसा क्यों बोला, या मेरे हस्बैंड ने आज ऐसा क्यों बिहेव किया, आज बॉस ने मुझे ही क्यों डांटा। ठीक है, तो हम हमेशा वाई पे बहुत फोकस करते हैं, पर उससे बेहतर वे ये है कि आप समझो कि व्हाट इज़ हैपनिंग। आज अगर मुझे स्ट्रेस फील हो रहा है तो वो स्ट्रेस के पीछे मेरे माइंड में, मेरे बॉडी में मुझे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, मुझे क्या लग रहा है एग्जैक्टली, उस चीज़ को आप एज अ थर्ड पर्सन देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो धीरे धीरे यू विल बी अवेयर अबाउट योर डीपर फीलिंग। ओके, और इससे धीरे धीरे वो अवेयरनेस क्रिएट होगी आपके माइंड में एंड यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट स्ट्रेस। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस, बट आप ये श्योरली कर सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छे से अपने खुद को जान पाए। जी, दिस इज रियली अमेजिंग, क्योंकि मुझे लग रहा है स्ट्रेस को समझने का वन ऑफ द बिग पैरामीटर ये हो सकता है कि डोंट फोकस ऑन द वाई, बट आप ये रियलाइज करो या इस पे फोकस करो कि एग्जैक्टली आपके माइंड पे क्या क्या चीज़ें फील कर रहे हो और उसको आप समझते जाए। इनफैक्ट पर्सनल लेवल पे मैं बताऊं तो मैंने बहुत अपना एक जो मी टाइम कहते हैं वो अपने आप को दिया है, और
बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा स्ट्रेस रिडक्शन उस टाइम से आता है। सो आई डेफिनेटली एग्री विद दिस कि सबको एक अपना वो टाइम देना चाहिए और उस पर रादर देन प्रॉब्लम्स पे फोकस करके वाई पे फोकस करने के बजाय जो आपने कहा कि क्या हो रहा है उस पर फोकस करना चाहिए। दैट्स वेरी ट्रू। डॉक्टर, एक चीज़ इसमें और है कि हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं ना, तो ऐसा एक सर्वे भी हुआ है और लोग मानते भी है कि बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में स्ट्रेस होता है ना, वो रिलेशनशिप से आता है। वो हो सकता है बीइंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन और हस्बैंड वाइफ रिलेशन और इवन विद द पेरेंट्स, राइट? क्योंकि जब अब चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं तो वो भी एक तरीके के रिलेशनशिप फेलियर से ही पैदा होता है। सो व्हाट्स योर एडवाइस बीइंग एक्सपीरियंसिंग इतने सारे पेशेंट्स को आपने काउंसलिंग दिया है, उनकी बातें सुनते हो, अक्सर लोग रिलेशनशिप पे बहुत कुछ बताते होगे, तो आपकी समझ क्या है कि रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे बचें? सी ह्यूमन इज अ मैमल, ठीक है, अगर True. हम देखें तो बोलते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, Right. बिकॉज कि हम मैमल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा हमको फैमिली चाहिए होती है, हमेशा हमको कोई इंसान चाहिए होता है इन एनी फॉर्म, कोई रिलेशन हमको चाहिए रहता है। फिर चाहे वो फ्रेंड हो या लाइफ पार्टनर हो या पेरेंट्स हो या फैमिली मेम्बर, एनीवन एल्स, राइट? तो हमारा वो बेसिक जीन्स में है कि हम लोगों के साथ मिलजुल के रहें, हम एक दूसरे की बातें शेयर करते रहें और एक दूसरे का साथ निभा के हम लाइफ में आगे बढ़े, ठीक है? क्योंकि यही एक मैमल का जो बेसिक नेचर है कि एक दूसरे का सपोर्ट करके हमको आगे बढ़ना है एज अ ग्रुप, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी स्ट्रेंथ है। बट कभी कभी अगेन ये हो जाता है कि आप इंडिविजुअली कुछ स्ट्रेस में हो, आपके पार्टनर है वो भी कुछ स्ट्रेस में है, और फिर वो झगड़ा होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और वो रिलेशन फिर कहीं ना कहीं बिगड़ता है, राइट? सो पहली चीज़ ये है कि पहले तो खुद को समझो, जैसे मैंने बोला कि व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, व्हाट इज योर सेंसिटिव पॉइंट्स, और अगर ये मेरा सेंसिटिव पॉइंट है तो ये मेरा सेंसिटिव पॉइंट है, तो उसमें मुझे क्या फील होता है, ओके? तो धीरे धीरे पहली चीज़ तो है खुद को समझो और खुद को हील करो। एक बार आप खुद को समझोगे तो ये अच्छी बात ये भी होगी कि तुम ये भी समझ सकोगे कि जैसे मुझे इतनी प्रॉब्लम्स हो रही थी, जैसे कहीं ना कहीं मेरे फियर्स हैं, कहीं ना कहीं मेरी कुछ लिमिटेशंस हैं, वैसे सामने वाले पर्सन की भी होगी वही लिमिटेशंस, कुछ या तो कुछ उसके भी कुछ ट्रॉमास रहे होंगे जिसकी वजह से वो ये आज इस तरीके से बिहेव कर रही है या कर रहा है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि तुम सामने वाले इंसान को भी अच्छे से समझ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज ऑलवेज बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो क्या होगा कि तुम अच्छी तरीके से सामने वाले को बता सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। और वो चीज़ आप अच्छी तरीके से हैंडल कर सकोगे। कोई भी रिलेशनशिप में हम इसीलिए जाते हैं बिकॉज हमको एक टीम बनकर आगे बढ़ना है, राइट? तो वही एक दिमाग में होना चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मुझे आगे बढ़ना है तुम्हारी हेल्प लेकर, बट मुझे खुद को भी आगे बढ़ना है और मुझे तुमको भी आगे ले जाना है। वंडरफुल। वो एक अच्छी अगर पॉजिटिव फीलिंग रहती है, म्यूचुअल बॉन्ड, एक गिव एंड टेक में, तो वो अच्छी तरीके से आप रिलेशन को निभा सकते हो वो चीज़ को। वंडरफुल वंडरफुल डॉक्टर वानी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारी क्वालिटी बातें, बीट अ लाइफ या बीट ऑन अ मेडिकल साइंस या बीट ऑन अ होम्योपैथी, आपने बहुत अच्छी बात कही। लास्टली आपका एक्सपीरियंस क्या था रहा हमारे साथ? आज आप एसेंस पॉडकास्ट में आए, आप शुरुआत में थोड़े से नर्वस दिखे, बट इवेंचुअली यू हैव शेयर्ड सो मेनी गुड थिंग्स विद अस। कैसा रहा आपका अनुभव हमारे साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ मयूर जी, आपकी पूरी टीम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये जो बातें हम लोग ने शेयर करी, ये चीज़ें ऐसी रहती है कि यूजुअली हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें जानते हैं, लेकिन ये चीज़ को हम एड्रेस नहीं करते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चीज़ें सारी आज एड्रेस हुई, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर या हेल्थ को लेकर, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें बहुत आगे चल कर दूसरे लोगों को भी ऑफ कोर्स मोटिवेट करेंगी, उनको इंस्पायर करेगी। वेरी ट्रू। सो डॉक्टर वानी, देखिए हमने बहुत सारी बात करी, बीट स्टार्टिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड जर्नी से लेके हमने होम्योपैथी को समझा, होम्योपैथी का कौन कौन से डिजीज़ में उसका रोल है, जैसे आपने बताया कि वॉदर इट इज़ हार्मोनल डिसऑर्डर या मेंटल हेल्थ इशू है या आपको कोई जेनेटिक रिलेटेड भी इशू है या इवन कोई क्रॉनिक लेवल पे बड़ी बीमारी है, वहाँ हर चीज़ में उसका कहीं ना कहीं एक रोल है। वो या तो उस बीमारी को ठीक कर पाएगा या तो उसके जो एग्रीगेटिंग फैक्टर्स है उसको वो कम कर देगा। सो
thank you so much for giving this much of quality information. Any last message you have for our viewers जहाँ आप on a health part or maybe on a homeopathy part, anything you want to share with our viewers? आई वुड से किसी भी चीज़ को इतना भी सीरियस मत लो कि आप उस चीज़ का मज़ा लेना भूल जाओ, Oh, राइट? really? सो चीज़ों को बहुत लाइटली लो, ठीक है, हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी आज, बट अल्टीमेटली वो चीज़ों को लाइट उस तरीके से लेना है कि इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू यू, राइट? बिकॉज आज Okay. अगर मैं कुछ भी कर लूँ या अच्छे से लाइफ जीऊँ कि ना जीऊँ, कल और अगर हम बात करें कि पूरे अगर हम लार्जर पार्ट को देखें, अगर हम यूनिवर्स को देखें, तो इट डजेंट मैटर कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते. तो डू Right. नॉट टेक योर लाइफ दैट सीरियस Seriously. कि तुम लाइफ को जीने का एंजॉय करने का मजा ही भूल जाओ, ठीक है Wonderful. ना? सो वो बोलते हैं ना कि कॉफी जब तक गर्म है तब तक उसको पी लो और उसका मजा ले लो. मजा ले लो. ज्यादा सोचने में रहोगे तो फिर वो कॉफी ठंडी हो जाएगी. सो दिस इज़ रियली फैंटास्टिक डॉक्टर वानी, जो आपने बताया ना कि लाइफ को इतना सीरियस नहीं लेना है, लाइफ के भी अपने जो मज़े हैं वो लेने हैं. और आई थिंक थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमने डॉक्टर वानी, होम्योपैथिक डॉक्टर को देखा, लास्ट में हमें द फिलोसॉफिकल वानी भी देखने को मिल गए. दैट्स वंडरफुल. सो व्यूअर से मैं लास्टली कहना चाहूँगा, आज हमने पॉडकास्ट से बात की डॉक्टर वानी से. सी इज़ एन होम्योपैथिक एक्सपर्ट जिनका क्लिनिक है केवलियम हेल्थ क्लिनिक, गांधीनगर, कुडासन में, और अहमदाबाद में भी एट गोता वो प्रैक्टिस करते हैं. सो कहीं भी आप उनको कंसल्ट कर सकते हो. साथ ही साथ में आप उनको अगर ऑनलाइन मिलना चाहते हो, उनसे कंसल्ट करना चाहते हो, तो उनके सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप कनेक्ट कर सकते हो. तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके और बेटर समझ सकते हो आपके अपने जो हेल्थ इश्यूज है. हो सकता है वो साइकोलॉजिकल है, इमोशनल है, या वो फिजिकल है. आप डिस्कस करिए, समझिए कैसे होम्योपैथिक साइंस आपको, आपकी लाइफ को, आपके प्रॉब्लम्स को, आपकी सफरिंग को हील करने में मदद करता है. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच डॉक्टर you for वानी, having बहुत ही मज़ा आया. आई होप यू हैव ऑल्सो एंजॉयड. एंजॉयड अ लॉट. आज का सेशन याद रहेगा मुझे. थैंक यू सो मच.